बाप रे बाप। क्लास 12 फाइन आर्ट्स का चैप्टर 1 द मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। पार्ट 3, कोई टफ वर्ड्स, कोई रट्टा नहीं, बस सीधा समझने वाला स्टाइल। तो चलो शुरू करते हैं पहली लाइन से। पहली लाइन पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस या पेंटिंग्स बहुत कीमती होती थी, इसलिए उन्हें एज डॉरी गिफ्ट दिया जाता था या एक्सचेंज पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता था। साथ ही हमने देखा कि मोस्टली पेंटिंग्स खो जाने या अनडेटेड होने के कारण क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना बहुत मुश्किल है। साथ में हमने वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग और उसके पार्ट जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में भी जाना, जिसमें हमने कल्प सूत्र को भी देखा। अब हम आज फर्दर आगे की लाइन से शुरू करते हैं। अदर पॉपुलर पेंटिंग टेक्स्ट आर कालकाचार्य, संग्रहिणी सूत्र अमंग अदर्स। तो ये कालकाचार्य में से एक दिया गया है मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट है संग्रहिणी सूत्र की। अब इसको हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि कालकाचार्य नरेट्स द स्टोरी ऑफ आचार्य कालका हु इज ऑन अ मिशन टू रेस्क्यू हिज अबडक्टेड सिस्टर फ्रॉम एन एविल किंग। तो कालकाचार्य कथा में, ये जो कालकाचार्य कथा है, स्टोरी ऑफ आचार्य कालका, तो जो कालकाचार्य स्टोरी है, इसमें एक आचार्य कालका हैं, उनकी स्टोरी के बारे में है, जो अपनी बहन जो कि एक जैन नन है, उनकी जो सिस्टर है वो एक जैन नन है, उनको एक एविल राजा से बचाने के लिए निकलते हैं। तो ये उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। इट रिकाउंट्स वेरियस थ्रिलिंग एपिसोड्स एंड एडवेंचर्स ऑफ कालका, such as him scouring the land to locate his missing sister, demonstrating his magical powers, forging alliances with other kings, and lastly battling the evil king. तो इस कहानी में कालका के थ्रिलिंग एडवेंचर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि वो अपनी बहन को ढूंढते हैं, अपनी मैजिकल पावर्स को दिखाते हैं, दूसरे राजाओं के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, और लास्ट में उस एविल राजा से लड़ते हैं और अपनी बहन को बचाते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में इस स्टोरी कालकाचार्य में दिया गया है। तो ये देखो, कालका इज सीन ऑन द लोअर राइट। तो ये लोअर राइट में ये दिया गया है, ये है कालका एंड हिज कैप्टिव सिस्टर इज डिपिक्टेड टुवर्ड्स द टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट मतलब ये, तो ये वाली जो इमेज है ये है उनकी सिस्टर की। द डोंकी विद मैजिकल पावर्स स्पेलिंग एरोज एट कालकाज आर्मी ऑफ किंग्स। तो ये जो है, दिस इज़ द डोंकी एंड विद मैजिकल पावर्स, ये इनकी आर्मी पर एरोज स्पेल कर रहा है। उसके बाद द एविल किंग प्रेसाइड्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सर्कुलर फोर्ट। तो ये कालकाचार्य कथा की ही पेंटिंग है उस टाइम की, मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग। साइड में यहाँ पे ये लिखे भी हुए हैं स्क्रिप्ट्स, और ये पेंटिंग है, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन होगी। Uttar Dhyana Sutra contains the teachings of Mahavir that prescribe the code of conduct that monks should follow, and Sangrahini Sutra is a cosmological text composed in the 12th century that comprises concepts about the structure of the universe and mapping of space. तो जो उत्तर ध्यान सूत्र है, इसमें महावीर, लॉर्ड महावीरा कौन थे? जो जैन धर्म के संस्थापक थे। तो महावीर की टीचिंग्स दी गई हैं उत्तराध्याना सूत्र में। जो मोंक्स हैं, जितने भी मोंक्स हैं, उनको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, उसके जो रूल्स हैं और जो कंडक्ट्स हैं, उनके बारे में उत्तराध्यान सूत्र में दिया गया है। साथ में जो संग्रहिणी सूत्र है, संग्रहिणी सूत्र में ये एक 12th सेंचुरी की कोस्मोलॉजी की बुक है, मतलब इतनी पुरानी 12th सेंचुरी की कोस्मोलॉजी वाली बुक, जिसमें यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है और जो स्पेस की मैपिंग है उसके कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। तो ये संग्रहिणी सूत्र का ही है। प्लैनेटरी बॉडीज़ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये सारी प्लैनेटरी बॉडीज़ दिखाई गई हैं, इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह दिखाया गया है, ये सारा। तो ये संग्रहिणी सूत्र में से लिया गया है।
Jains got these texts written in numerous copies. They were either sparsely or profusely illustrated with paintings. Hence, one typical folio or painting would be divided into sections with allocated spaces for writing the text and painting what is written. तो जो जैन्स हैं उन्होंने इस टेक्स्ट की बहुत सारी कॉपीज़ बनवा ली थी और इसमें कुछ पेंटिंग मतलब कुछ एक में पेंटिंग्स कम हैं, कुछ में बहुत सारी और बहुत डिटेल्ड पेंटिंग्स होती थी। ठीक है, तो इसमें कईयों में टेक्स्ट ज़्यादा है, पेंटिंग्स कम है, किसी में बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स दी गई हैं डिटेलिंग के साथ। तो इसलिए एक जो फोलियो है, एक नॉर्मल सा जो पेज है उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था कि जैसे ये पेज है इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ यहाँ पेंटिंग बनानी है, यहाँ पे भी पेंटिंग बनानी है, या किसी में इधर टेक्स्ट लिखा जाएगा, इधर छोटी सी पेंटिंग आएगी। तो इस तरह से पेज को पहले ही डिवाइड कर दिया जाता था, और जिसको फोलियो कहते हैं पेज को, सिंगल पेपर को। अ स्मॉल होल इन द सेंटर was created for a string to pass through to fasten the pages together, that were in turn protected with wooden covers called patlis placed on top and bottom of the manuscript. तो जितने भी ये फोलियोज थे, अब ये सिंगल फोलियो है, ये एक सिंगल फोलियो है ऊपर का, मतलब ये फोलियोज का सेट है, ये ऊपर ऊपर का सिंगल फोलियो, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे इनके सेट बना दिए जाते थे और इनके बीच में होल कर दिया जाता था। जैसे ये जो होल है और इसमें एक स्ट्रिंग, पतली सी रस्सी को डालकर पेजेस को बांध दिया जाता था आपस में, और इन सब पेजेस के ऊपर और नीचे वुडन कवर्स लगाते थे। जो बुक के ऊपर कवर आते हैं ना, हार्ड कवर, ऐसे ये वुडन कवर लगाते थे और उन वुडन कवर्स को कहते थे पटलीज। Early Jain paintings were traditionally done on palm leaves before paper was introduced in the 14th century, and the earliest surviving palm leaf manuscript from the western part of India dates back to the 11th century. तो जो शुरू की जैन पेंटिंग्स थी, अब पेपर का इंट्रोडक्शन तो हुआ था 14th सेंचुरी में वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो उससे पहले जितनी भी जैन पेंटिंग्स थी उनको पाम लीव्स पर बनाया जाता था। और इंडिया की वेस्ट साइड की जो सबसे पुरानी पाम लीफ है वो 11th सेंचुरी पुरानी है। द पाम लीव्स वर एडिकेटली ट्रीटेड बिफोर पेंटिंग एंड द राइटिंग वॉज एच्ड अपॉन द लीव्स विद अ शार्प कैलीग्राफिक डिवाइस। तो पेंटिंग, उन पाम लीव्स पर पेंटिंग करने से पहले उन्हें प्रॉपरली ट्रीट कर देते थे अच्छे से, और उसके बाद उसके ऊपर लिखने के लिए एक तेज़ और फाइन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था एचिंग के लिए। एच करते थे ना, मतलब उस पर गाड़ के लिखते थे, इसलिए। Owing to the narrow and small space on palm leaves, painting initially was largely confined to patlis that were liberally painted in bright colors with images of gods and goddesses and incidents from the lives of Jain acharyas. तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो पाम लीव्स हैं वो छोटी थी और पतली होती थी, तो उन पे सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा जाता था। पेंटिंग करने के लिए जो पटली थी, मतलब जो वुडन कवर्स थे, उनके ऊपर पेंटिंग की जाती थी, और उन पेंटिंग्स पे एक थोड़ा सा ब्राइट कलर से पेंटिंग बनाई जाती थी। और पेंटिंग किसकी होती थी? इनिशियली स्टार्टिंग में गॉड्स की पेंटिंग होगी, गॉड गॉडेसेस की, या फिर जो जैन आचार्यास थे, तीर्थंकर्स थे, उनकी लाइफ्स के बारे में पेंटिंग होगी। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में पेंटिंग बनाई जाती थी। Jain paintings developed a schematic and simplified language for painting, often dividing the space into sections to accommodate different incidents. तो जो जैन पेंटिंग्स थी वो बहुत सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड स्टाइल में डेवलप की गई, जिसमें अलग अलग इंसिडेंट्स के लिए स्पेस डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे एक कॉमिक बुक में होता है ना कि अलग अलग इंसिडेंट्स अलग अलग स्पेस में बनाए होते हैं, इसी तरीके से जैन पेंटिंग्स को भी पहले ही अलग अलग इंसिडेंट्स के लिए सेक्शंस डिवाइड कर देते थे। One observes a penchant for bright colors and deep interest in depiction of textile patterns. Thin, wiry lines predominate the composition, and the three-dimensionality of the face is attempted with an addition of a further eye. तो इन पेंटिंग्स में ब्राइट कलर्स का यूज़ करना बहुत पसंद करते थे वो जो पेंटर्स थे उस टाइम के, बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ करे जाते थे। साथ में जो टेक्सटाइल पैटर्न्स है, मतलब कपड़ों के जो पैटर्न्स होते हैं, इस तरह के पैटर्न्स दिखाने का भी इंटरेस्ट काफ़ी था इन पेंटिंग्स पे। थिन वायरी लाइंस, मतलब पतली पतली बिल्कुल तार जैसी लाइनें, इस तरीके से डिज़ाइन बना दिए जाते थे।
लाइन से। 3D इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, जैसे फेस बना रहे हैं तो फेस पे 3D इफेक्ट दिखाने के लिए वो क्या करते थे कि एक तीसरी आंख बना देते थे, मतलब एक एक्स्ट्रा आंख बना देते थे कि फ्रंट और साइड व्यू दोनों आ जाएं, फ्रंट और साइड व्यू मिक्स 3D इफेक्ट देने के लिए वो एक थर्ड आई बना देते थे। Architectural elements revealing the Sultanate domes and pointed arches indicate the political presence of sultans in the region of Gujarat, Mandu, Jaunpur and Patan among others where these paintings were done. तो इन पेंटिंग्स में सल्तनत के डोम वगैरह, मतलब पेंटिंग्स में ये भी चीज़ें मिलती हैं। अब हमें मिलता है कि इन पेंटिंग्स में डोम्स बनाए गए हैं, पॉइंटेड आर्चेस के साथ बनाए गए हैं, तो ऐसे ऐसे डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं कि उस टाइम पे गुजरात, मांडू, जौनपुर और पतन ऐसी जगहों में सुल्तान्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, कि वहाँ पे उस टाइम पे सुल्तान्स थे। Several indigenous features and local cultural lifestyle is visible through textile canopies and wall hangings, furniture, costumes, utilitarian things, etc. Features of the landscape are only suggestive and usually not detailed. तो जो पेंटिंग्स हैं उनमें हमें लोकल कल्चर भी दिखता है कि उनका जो लोकल पीपल थे, अभी तक तो हमने राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे सल्तनत थे, पर साथ में हमें उनके लोकल जो पीपल थे उनके कल्चर के बारे में भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके कपड़ों के डिज़ाइंस को देखकर, उनके वॉल हैंगिंग्स को देखकर, उनके फर्नीचर को, कॉस्ट्यूम्स को, और जो डेली यूज़ की चीज़ें थी, जो यूटिलिटेरियन थिंग्स थी, डेली यूज़ की चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को देखकर हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। जो लैंडस्केप के फीचर्स हैं वो सजेस्टिव हैं, मतलब वो थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है। बस हमें ये पता चल जाता है कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ को उन्होंने ऐसे बना दिया कि भाई ये पहाड़ है, पहाड़ के लिए ये सिंबल है, रिवर के लिए ऐसे ऐसे कर दिया कि ये रिवर है। तो हमें सिर्फ ये पता चल जाता है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है लैंडस्केप के फीचर्स में। A period of roughly 100 years from about 1350 to 1450 appears to be the most creative phase of Jain paintings. One observes a shift from severely iconic representations to inclusion of attractively depicted aspects of landscape, figures in dance poses, musicians playing instruments, which are painted in the margins of the folio around the main episode. तो जो 1350 से 1450 तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो 100 साल का टाइम पीरियड है, इसे हम जैन पेंटिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा क्रिएटिव समय मानते हैं, क्योंकि इस समय में पेंटिंग्स में सिर्फ रिलीजियस आइकन्स नहीं थे। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सिर्फ गॉड्स, गॉडेसेस या फिर जो जैन आचार्य थे उन्हीं पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, पर अब इस टाइम पे रिलीजियस से हट के कुछ नेचर के सीन्स थे, कुछ डांसर्स, म्यूजिशियंस, इन सबको भी दिखाया जाता था। लेकिन इन सबको ना पेज का एक मार्जिन बना दिया जाता था कि ये पेज है, इसका एक मार्जिन बना देते थे और इस मार्जिन में सिर्फ इन पेंटिंग्स को दिखाया जाता था। बाकी मेन स्टोरी बीच में होती थी पेज के, और साइड में इन पेंटिंग्स को बना दिया जाता था। These paintings were lavishly painted with profuse use of gold, lapis lazuli, indicating the wealth and social status of their patterns. तो उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में हमने देख लिया, उनके कल्चरल लाइफ के बारे में देख लिया। अब हम उनकी इकोनॉमी के बारे में अगर देखें कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी, तो वो बहुत रिच लोग थे। और ये हमें कैसे पता चलता है कि वो बहुत रिच थे? हमें पता चलता है कि जो पेंटिंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिच कलर्स का यूज़ किया गया है, साथ में गोल्ड का यूज़ किया गया है। लेपिस लजूली क्या होती है? एक महंगा सा नीला पत्थर होता है। अब इसके अंदर जो ये ब्लू जो यूज़ की गई है, ये कलर, ये है लेपिस लजूली। ये ब्लू कलर का बहुत महंगा पत्थर होता है, और ये जो यूज़ किया गया है इधर, ये सारा ये है गोल्ड। तो गोल्ड और लेपिस लजूली का यूज़ किया जा रहा था। तो इतनी महंगी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, तो हमें पता चलता है कि जो लोग पेंटिंग्स बनवा रहे थे वो काफ़ी अमीर और हाई स्टेटस वाले लोग थे। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। बाप रे बाप।